जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आधुनिक भारतीय समकालीन कलाकार के प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और इसके पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक जो भी मित्र इसके थ्योरी को नहीं पढ़े हैं वो चैनल पे जा कर के इसकी थ्योरी को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसके बिना ये सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आएगी और थोड़ा सा मज़ा भी कम आएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से, उसमें आप लोग जा कर के पूरे जो भी इसके पहले के कलाकार हैं उनको देख लीजिएगा, तब जाके इसको देखेंगे, तब सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। जो पुराने छात्र हैं, जो पुराने दोस्त हैं, वो सभी लोग तो देख लिए हैं। ये बात नए लोगों के लिए है जो अभी तक चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं। हाँ, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, अनुपम सूद किसके लिए प्रसिद्ध है? अनुपम सूद का नाम आप सभी ने खूब सुना होगा कि ये छापा चित्रकार हैं। तो अनुपम सूद छापा चित्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है, किस कलाकार ने रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित किया? तो द सिंगिंग लाइन के हैबर की रचना है। के हैबर के बारे में बता दें, ये कर्नाटक के कलाकार हैं और जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो ए रामचंद्रन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। ये केरल के कलाकार हैं और केरल के कलाकार होने के हैं, फिर भी इन्होंने शांति निकेतन बंगाल में जाकर के इन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? मूविंग फोकस के लेखक हैं केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम भी केरल के कलाकार हैं और ये आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ में एक आकृति है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, उसको इन्होंने बनाया था रविंद्रालय में, लखनऊ के रविंद्रालय में। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है? हाँ, चलिए 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कौन सी पुस्तक एक के कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं लिखी गई है। लिखी गई होती तो हम लोग लगा देते हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट लगा देते और द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट भी लगा देते, और राजपूत पेंटिंग तो इनकी बहुत प्रसिद्ध है। ए बुक ऑफ इंडियन आर्ट इनकी पुस्तक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 6 की ओर चल रहे हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र को चित्रित नहीं किया है? चित्र को चित्रित किया है तो एमएफ हुसैन ने लास्ट सफर चित्र को बनाया है। एमएफ हुसैन का जन्म 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और ये बाद में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से जाकर के इंदौर में 1 साल तक शिक्षा ग्रहण किए थे, कला की शिक्षा। उसके बाद फिर आकर के यहाँ पे अपना चित्र बनाने लगे थे। इन्होंने 12 फिल्मों को बनाया है। तो अब देखिए, द लास्ट सफर ये चित्र है, इसकी कहानी क्या है? हम आपको एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं। इसके पहले जाएंगे तो एक बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। एक छोटी सी कहानी हम आपको बता रहे हैं। द लास्ट सफर एक चित्र है जो कि यीशु ने, जब यीशु यरूशलेम आए हुए थे अपने आखिरी दिनों में, तो यरूशलेम आने के बाद उन्होंने वहाँ का जो टेम्पल माउंट है उसके परिसर को साफ किया। वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं थी उसको उन्होंने हटाया और उसको व्यवस्थित कराया। तो वहाँ पे जो भी मर्चेंट थे, जो भी वहाँ पे घाघ लोग बैठे हुए थे, उनको ये सारी चीज़ें खराब लगी और उनका धंधा चौपट हो जा रहा था। तो वो इनके खिलाफ एक
अपील करते हैं कोर्ट में, फिर इनको फांसी की सजा दी जाती है। तो इसके पहले बृहस्पतिवार के शाम को इन्होंने भोजन किया था अपने मित्रों के साथ में। तो उसी भोजन को, रात्रि का जो भोजन होता है उसके बाद जो भी खाते हैं मीठा पानी, उसी के दृश्य को द लास्ट सफर कहा जाता है। तो ये यीशु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, केसीएस पडिक्कर किस चित्र शैली से संबंधित है? केसीएस पडिक्कर तंत्र कला से संबंधित है। केसीएस पडिक्कर के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो। ये केसीएस पडिक्कर साहब जो चोलमंडलम गांव है, चोलमंडलम गांव जो है उसके संस्थापक हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो एक तरीके से क्रोनोलॉजी में याद किए रहिएगा। केसीएस पडिक्कर का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इधर के हैबर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था और अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा याद किए रहेंगे तो कभी क्रोनोलॉजी का प्रश्न आ जाएगा तो एक थोड़ा सा दिमाग में खाका बना रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा ही है सुब्रमण्यम साहब का, तो सुब्रमण्यम का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इतना हो गया तो 1924 के बाद 1925 आता है। तो 1925 में जन्म हुआ था सतीश गुजराल का, 25 तारीख को जन्म हुआ था इनका, सतीश गुजराल का। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा चीजें याद किए रहेंगे तो आसान होगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। टाइगर इन मूनलाइट नामक चित्र किसने बनाया है? तो इसको बनाया था जोगेन चौधरी ने। जोगेन चौधरी की ये प्रमुख रचना है टाइगर इन मूनलिट लाइट। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस कलाकार द्वारा डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया था? तो डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र बनाया गया था मंजीत बावा के द्वारा। मंजीत बावा होगा, बाबा नहीं होगा, बावा। ये पंजाब के कलाकार रहे हैं, पंजाब के प्रमुख कलाकारों में इनका नाम आता है। ये 1941 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सतीश चंद्र एक क्या है? सतीश चंद्र एक दृश्य कलाकार हैं। तो दृश्य कलाकार ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दृश्य कलाकारों में आप लोग एक चीज जान लीजिए कि जो भी कलाकार इंदौर से पढ़ा हुआ है वो दृश्य कलाकार ज्यादातर है। जैसे कि आप दामोदर देवलालीकर के जो भी शिष्य हैं वो सभी दृश्य कला के कलाकार हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश एक अकादमिक शैली के कलाकार हैं। तो ललित मोहन सेन जो है ये अकादमिक शैली के कलाकार हैं और इन्हीं का नाम आप याद रखिए। एक ही नाम है जो कि अकादमिक शैली से बार बार पूछा जाता है। ललित मोहन सेन बंगाल के कलाकार हैं, ये बंगाल में इनका जन्म हुआ था। डैश डैश एक अच्छे वास्तु चित्रकार थे। वास्तु चित्रकार वही होगा जो बंगाल शैली से पढ़ा हुआ होगा। तो इनमें से सुखबीर सिंह सिंघल बंगाल से पढ़े हुए हैं और ये वास्तु शैली के अच्छे कलाकार हैं। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है बिंदु विषय किससे संबंधित है? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बिंदु विषय, क्योंकि ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल सकता है। कैसे? बिंदु विषय जो है ये हैदर रजा का है और एक बिंदी शैली एनएस बेंद्रे की रचना है। एनएस बेंद्रे इसमें काम करते थे। तो यहां से आप कंफ्यूजन में बढ़ सकते हैं। बिंदु सैयद हैदर रजा और बिंदी शैली जो है एनएस बेंद्रे से संबंधित है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न होगा 14 नंबर का प्रश्न। कह रहे हैं निम्नलिखित में से
किस चित्रकार ने महिषासुर मर्दिनी या महिषासुर चित्र श्रृंखला का चित्र बनाया था? तो तैयब मेहता ने महिषासुर चित्र श्रृंखला को बनाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब तैयब मेहता, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और तैयब मेहता, दोनों मेहता को मिला लीजिए, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल आता है वो गुजरात का ही सीरियल है, तो यहां से थोड़ा सा लिंक कर लीजिएगा। ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था, तैयब मेहता का। कुड़ाल या कुदाल एक फिल्म है, इसको किसने बनाया था? कुड़ाल कहीं 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 कुदाल लिखा रहता है। इसको बनाया था, एक बूचड़ खाने में ये बनी हुई फिल्म है, और इसे तैयब मेहता ने बनाया था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बूचड़ खाने में इन्होंने इस फिल्म को फिल्माया था। शॉर्ट फिल्म है और ये पुरस्कार भी प्राप्त है इसको। 16 नंबर का प्रश्न, हरिहर लाल मेड़ के बारे में हम लोगों ने कल ही देखा था कि हरिहर लाल मेड़ कहाँ के कलाकार हैं और इन्होंने किस पद्धति में चित्रण किया। हरिहर लाल मेड़ हमने बताया था, इनके आगे स्टार भी शायद लगवाया था। यूपी के कलाकार हैं, लखनऊ के कलाकार हैं, और ये बाद में बंगाल भी गए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे, और वास्प चित्रण शैली में इन्होंने काम किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से समीक्षावाद कला समूह से कौन जुड़ा है? एक ही नाम याद रखिए, रामचंद्र शुक्ल का। ये प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल नहीं है, वो दूसरे हैं, ये दूसरे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कौन कला समीक्षक नहीं है? बीरेश्वर सेन चित्रकार हैं, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में। ये कला समीक्षक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे। 19 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। विनोद भारद्वाज की जो पुस्तक है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक, एक मिनट रुकिए तो, विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी है उसको बताना है। एक मिनट यार, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, विनोद भारद्वाज की कौन सी पुस्तक है? तो बृहद आधुनिक कलाकोश विनोद भारद्वाज की पुस्तक है। इनके बारे में हम लोगों ने कल देखा हुआ था कि ये लखनऊ के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। विनोद भारद्वाज लखनऊ के कलाकार हैं। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, लखनऊ के रविंद्रालय में बने भित्ति चित्र का म्यूरल, मतलब भित्ति चित्र म्यूरल को किसने बनाया था? पहला दूसरा प्रश्न इन्हीं से था, संबंधित था, केजी सुब्रमण्यम से। मैंने बताया कि 1924 में इनका जन्म हुआ था केरल में, और ये लखनऊ के रविंद्रालय में द डार्क चैम्बर नाम से एक, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नाम से एक इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 21 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। कह रहा है जी आर संतोष का नाम आ जाए तो आप लोग एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि ये वर्तमान के जम्मू यूटी के में इनका जन्म हुआ था। एक ही कलाकार हैं, जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था, जम्मू में। और इनकी खास बात यह है कि ये तांत्रिक शैली में चित्रण किया करते थे। प्रश्न कह रहा है, जी आर संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करिए। तो अब देखिए, मैंने बताया कि ये तांत्रिक दर्शन किया करते थे। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, तो गलत बात है। जब तांत्रिक करेंगे तो अमूर्त शैली में तो चित्रण करेंगे ही। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 22 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो भूपेन हजारिका चित्रकार नहीं है, ये गायक वायक हैं, फिल्म निर्माता हैं, गायक हैं अपना। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया बिमल कुमार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अब सुमेलित करना है तो इधर राजा रवि वर्मा तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई 1896 में इन्होंने घाटकोपर में, मुंबई घाटकोपर में ओलियोग्राफ मतलब लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। तो यहां से तो अपना एक तो जोड़ा मिल गया राजा रवि वर्मा का, चौथे मिला देंगे। अब इसके बाद जो दूसरे आते हैं अनुपम सूद। अनुपम सूद का नाम एक्वाटिंट से मिला दीजिए, पहले का चौथे से और दूसरा का तो दूसरा ही हो गया, इसको छोड़ देते हैं। कृष्णा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के कलाकार थे और इनका नाम एकमात्र कलाकारों में जोड़ लीजिएगा जो कि विस्कोसिटी में चित्रण किया करते थे। तीसरे का पहला। सनतकर का नाम वुड इंटरेस्टिंग में, ये लकड़ी को जला करके उसको काट करके काम किया करते थे। सनतकर का नाम दूसरे में जोड़ लीजिएगा। तो अपने सामने तो आ गया ना, राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ या लिथोग्राफ, अनुपम सूद एक्वाटिंट और कृष्णा रेड्डी का नाम विस्कोसिटी में, या विस्कोसिटी को कहते हैं स्यान में, स्यान टेक्नोलॉजी। और इधर कृष्णा रेड्डी का नाम अच्छा हो गया। सनतकर का नाम वुड इंटेग्लियो में जोड़ लीजिएगा, वुड इंटेग्लियो में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न, छापा चित्र 5 पैसेज का सृजन किसने किया। 5 पैसेज का सृजन जो किया ये बिशन कुमार भारद्वाज ने किया था। बिशन कुमार भारद्वाज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है डी देवलालीकर, इनको हम प्यार से ट्रिपल डी भी कहते हैं। तो कह रहा है कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम थोड़ा सा कठिन है तो याद रख लीजिएगा, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, इस तरीके से इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय विषयों को, अच्छा दत्तात्रेय का संबंध वो इंदौर कला विद्यालय से है, याद रखिएगा। हुसैन इनके शिष्य थे और दृश्य चित्रण किया करते थे। हुसैन हो गए और बेंद्रे हो गए, ये सभी इनके शिष्य थे। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अमृता शेरगिल पाश्चात्य की थी, हंगरी की थी। बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी और 1934 में पहली बार आई थी और 36 से यहाँ पे 35 से रहने लगी थी। 1934 में आई थी, 35 से रहने लगी थी। इसके पहले पेरिस में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यही थी जो पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों का ये थी। और उनका भी नाम आता है, राजा रवि वर्मा का भी नाम आता है कि उन्होंने तैल मतलब यूरोपीय पद्धति पाश्चात्य पद्धति में ही भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। पौराणिक विषयों में उनका नाम आ जाता है राजा रवि वर्मा का। इधर आप उनका भी नाम ले सकते हैं, नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, इन्हें मास्टर मोसाई के नाम से भी शांति निकेतन में लोग प्यार से बुलाते थे, छात्र। चलिए 28 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ये दिल्ली में है संगीत नाटक अकादमी। 1953 ईस्वी में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इसको स्थापित किया था।
29 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि सेव योर वॉइस एक कार्टूनिस्ट द्वारा स्थापित संस्था है जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो असीम त्रिवेदी साहब इससे जुड़े हुए हैं। सेव योर वॉइस संस्था का नाम है, इसको मतलब कि स्थापित किया था असीम त्रिवेदी ने। अगले कलाकार हैं, अगले प्रश्न है 30 नंबर का। एन.एस. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे? ये बड़ौदा जो स्कूल है उसमें प्राध्यापक रहे थे और वहां से डीन भी रहे, प्राध्यापक भी रहे। काफी समय तक उन्होंने वहीं पे अपना काम किया था। मैंने बताया ना, बिंदु शैली में ये चित्रण किया करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो के.एस. कुलकर्णी बीएचयू से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नहीं दिया है क्या? दिल्ली जे स्कूल संगीत, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीएचयू से ये जुड़े हुए थे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी। 32 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है रविंद्र टैगोर के चित्र किस शैली के थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक शैली के थे और ये अमूर्तवादी चित्रण किया करते थे और इनके चित्र जो है वो खिलौनों की तरह थे, मतलब जैसे पशु पक्षियों का चित्रण किया करते थे। अमूर्तवादी चित्रकार थे और ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि कोई वास्तविक चित्रण है। इस तरीके से इन्होंने चित्रण किया। जब ये वृद्ध हो रहे थे 66 वर्ष की उम्र में इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया था। और खास बात यह है कि अवनींद्रनाथ टैगोर के परिवार के ही हैं, लेकिन इन्होंने बंगाल शैली में चित्रण नहीं किया। कई बार ऑप्शन दे देता है कि इनमें से कौन बंगाल शैली के चित्रकार हैं और इनका नाम भी दे देता है, तो इनके नाम पे मत लगाइएगा, ये आधुनिक शैली के चित्रकार हैं। 33 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसौली, अजंता और पाल गोगिन से प्रेरणा ली थी। पाल गोगिन ये यूरोपीय कलाकार हैं। बसौली शैली तो जानते होंगे, ये पहाड़ी शैली की उपशैली है। बसौली कांगड़ा और मांडा कुल्लू ये सभी पहाड़ी शैली की उपशैलियां। और कह रहा है अजंता शैली तो जानते ही हैं कि ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। इनसे कौन प्रेरित कलाकार थे, मतलब कौन सा प्रेरित कलाकार था? तो अजंता से प्रेरित कलाकार में एक मैं बता दे रहा हूँ सामान्य सी बात, आप अगर पाल गोगिन का नाम ना याद करें, क्योंकि पाल गोगिन से कई कलाकार प्रभावित थे। अजंता नाम आ जाए तो अमृता शेरगिल का नाम जरूर जोड़ दीजिएगा उसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने एक नोट्स भी लिखा था, मतलब एक कमेंट किया था कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं पाश्चात्य में कला शिक्षा ग्रहण किया, इसके माध्यम से मैंने भारतीय विषयों को बेहतरीन तरीके से, भारतीय चित्रकला शैली को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाई। और ये कहती थी कि भारत के जो भी ज़्यादातर कलाकार इसको समझने का सिर्फ ढोंग रचते हैं। इस तरीके के इनके कमेंट थे। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 34 नंबर का प्रश्न कह रहा कि मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? अब मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से, अब माउंटेन शब्द आ गया मतलब कि पहाड़, हिमालय ही तो माउंटेन है ना भारत में, एक तरीके से ये समझ लीजिए, ट्रिक बता रहे याद करने का। तो अब माउंटेन मतलब कि इधर देखिए यहाँ पे रोरिक है, रोरिक का जन्म हुआ था 19वीं शताब्दी के अंत में 1874 के आसपास। ये अवनींद्रनाथ टैगोर से छोटे थे 3 साल। 1974 में इनका जन्म, 1874 में इनका जन्म हुआ था रूस में, और वहां से ये आए भारत, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में रह रहे थे। 1874 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद ये हिमाचल में रहने लगे, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में रहे, वहीं फिर अपना इनका देहांत हो गया। कुल्लू में रहने के साथ ही ये
हिमालय के दृश्यों का खूब चित्रण किया करते थे और इसी कारण इनको मास्टर ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और निकोलस रोरिक का नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो भी हमने बताया था, स्टार लगवाया था इनके नाम के आगे, निकोलस रोरिक। 1874 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने फिर आगे बहुत काम किया था। चलिए 35 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला कौन सी थी? तो रणवीर सिंह बिष्ट ये अनवांटेड श्रृंखला का चित्रण किया था इन्होंने, रणवीर सिंह बिष्ट ने। 1928 में उत्तर प्रदेश, उस समय के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने अनवांटेड नामक चित्र श्रृंखला का पे काम किया था। 36 नंबर का प्रश्न, मदन लाल नागर। जब मैंने इनके बारे में बताया तो मैंने कहा इनके बारे में एक ही बात याद रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कलाकार हैं। इसी से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया का विषय क्या है, तो लखनऊ इनका विषय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन वास्तु चित्रकार नहीं है? अब देखिए BN आर्य ये वास्तु चित्रकार है। नलिनी कुमार मिश्र ये भी मतलब कि उसी कलाकार हैं, बंगाल से लिखे। अब्दुल रहमान चुगताई, इनको तो अब सभी लोग जानते हैं कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे हैं। तो एक ही नाम बचता है, दिलीप दास गुप्ता साहब, इनका यही ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। और वास्तु शैली के चित्रकार नहीं थे, ये शिमला में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विद्यालय में है? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो हैं 1957 में इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और ये तभी एकदम अंधे हो गए थे। बचपन से ही इनकी आंख की रोशनी कमजोर थी, लेकिन 1957 में इनकी आंख का ऑपरेशन हुआ और ये अंधे हो गए। अवनींद्रनाथ टैगोर के ये शिष्य थे और शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय में वहीं पे एक हिंदी भवन है, एक चीनी भवन है। तो हिंदी भवन और चीनी भवन में इन्होंने भित्ति चित्रण किया। इनके सहयोग के लिए सुब्रमण्यम साहब भी इनका सहयोग किया करते थे। इनके एक शिष्य हुए जिनका नाम है सत्यजीत राय कहीं लिखा रहता है, कहीं सत्यजीत रे लिखा रहता है। ये इनके शिष्य हुए और इनसे बहुत प्रभावित हुए। तो अब ये फिल्म मेकर थे सत्यजीत रे, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी है उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी, जो कि मुंशी प्रेमचंद के कहानी पे आधारित है। शतरंज के खिलाड़ी उनकी एक कहानी है, उसी पे आधारित है। और सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई है इनर आई नाम से, इनर आई कुछ भी लिखा रहता है। इनर आई नामक फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पे आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है सत्यजीत रे ने। तो इतनी एडिशनल जानकारी थी इनके बारे में। और 39 नामक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, TGT 2021 में ही पूछा गया है। मार्ग नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका संपादन किया मुल्क राज आनंद ने इसका प्रकाशन किया। मार्ग नामक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्या नाम है कि मुल्क राज आनंद ने एक उपन्यास लिखा था, अनटचेबल्स। इनका उपन्यास है अनटचेबल्स।
अनटचेबल्स मतलब कि अछूत लोग, अछूत लोग। हम लोगों ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 पढ़ा होगा, शायद सभी लोगों ने पढ़ा हो, उसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई है। 18 या 17 है, 17 है शायद, अनुच्छेद 17 है। तो अब देखिए इन्होंने अनटचेबल्स नाम से एक उपन्यास लिखा था, जिसमें इन्होंने अछूत, भारत में अछूत समस्या का बेबाक तरीके से इसको प्रस्तुत किया था। मुल्कराज आनंद का जन्म जो है ये 1904 ईस्वी में हुआ था। इतना ही है इनके बारे में खास जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर का प्रश्न, 40 नंबर का प्रश्न कह रहा है, डाल नामक शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? डाल का चित्रण किया था विकास भट्टाचार्य जी ने। विकास भट्टाचार्य जी ने इसका चित्रण किया था। और विकास भट्टाचार्य जी ये कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में कलकत्ता में। तो ठीक है, इनके बारे में इतना ही है, बाकी आगे जानकारी हम लोगों ने उसमें ले लिया था। 41 नंबर कह रहा है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? मीराबाई भित्ति चित्र को चित्रित किया विनोद बिहारी मुखर्जी ने। और देखिए, मीरा का मेवाड़ त्याग, मीरा मेवाड़ त्याग एक मतलब चित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बनाया था अहिवासी ने, अहिवासी साहब ने उसको बनाया था और यूनेस्को उसको बहुत प्रचारित किया, कई देशों में दिखाया। देखिए, हमने मीरा मेवाड़ के त्याग के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मीरा का नाम आ गया, दिमाग में बातें आ गई तो मैंने बता दिया आपसे। तो इसको यूनेस्को ने पूरे विश्व में खूब दिखाया, खूब इसका प्रचार किया। और फिर भारत सरकार ने इस चित्र को खरीदा अहिवासी साहब से, और फिर इन्होंने ही भारत सरकार ने इसको चीन को गिफ्ट दे दिया, इस चित्र को। तो देखिए, मीराबाई भित्ति चित्र किसने चित्रित किया? विनोद बिहारी मुखर्जी, जिनके नाम पे, जिनके ऊपर फिल्म बनी है इनर आई। बार बार उसी बात को बताने पे समय खराब होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, रतन परिमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रतन परिमू का नाम कला समीक्षक के रूप में लिया जाता है, और जैसे कि हम लोगों ने देखा रामचंद्र शुक्ल का नाम कला समीक्षक के रूप में आता है, रतन परिमू भी है वहीं के। रतन परिमू का जन्म कश्मीर में हुआ था, और कश्मीर में हम लोगों ने एक कलाकार को और देखा, GR संतोष को, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से याद किए रहिएगा। वो कलाकार थे, ये कला समीक्षक थे। सांवरी चित्र किसने बनाया? बहुत महत्वपूर्ण है। सांवरी चित्र बद्रीनाथ आर्य ने बनाया था, और बद्रीनाथ आर्य जो है ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। वास पद्धति में ये पेंटिंग किया करते थे। सांवरी चित्र बद्रीनाथ आर्य की ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, कला विमर्श पुस्तक किसने संपादित किया? तो प्रयाग शुक्ल में मत लगा दीजिएगा, ये लगाइएगा अवधेश मिश्र में। अवधेश मिश्र का नाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख कलाकारों में जाना जाता है। ये अवधेश मतलब समझ रहे हैं ना, अवध के ईश, अवध मतलब अयोध्या, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? तो रणवीर सिंह बिष्ट, मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं, रणवीर सिंह बिष्ट। इन्होंने ही बनाया था ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ठीक है, इनका जन्म 1928 ईस्वी में
उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब आप तो गढ़वाल में हुआ था इनका जन्म, अब के उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, अब के उत्तराखंड में, पूर्व के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 46 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट के नाम पे तो आप लोग एक ही नाम आता होगा दिमाग में यार, कि सुदर्शन पटनायक, खूब न्यूज़पेपर में छाए रहते हैं। 1977 में इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में। ये तो डॉक्टर भी थे, रेडियोलॉजिस्ट थे। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला चित्र किस सतह पर चित्रित किया गया? तो इसे चित्रित किया गया था कैनवास पे। महाभारत चित्र श्रृंखला में 30 चित्र बनाए गए थे और यही चित्र श्रृंखला है जो कि पिकासो के साथ प्रदर्शित की गई थी 1970 ईस्वी में। पिकासो के साथ, भारत का पिकासो इन्हीं को कहा जाता है और भारत के एकमात्र कलाकार हैं, भारत के एकमात्र कलाकार हैं जिनका चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अब एम.एफ. हुसैन के बारे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि 1915 ईस्वी में महाराष्ट्र के सोलापुर में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी लंदन में। वहीं पे एक बैकलैंड नाम से एक कब्रिस्तान है लंदन में ही, वहीं पे इनको दफना भी दिया गया था। ये ज्यादातर विवादित चित्र बनाते थे। विवादित चित्रों में आप लोग सुने होंगे कि सरस्वती का नग्न चित्र बनाते थे और भारत माता का भी नग्न चित्र बनाया था इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से कई विवादित चित्र को बनाने के कारण ये चर्चा में रहे थे। भारत माता का आप लोग ये नहीं समझिएगा जो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाया था वो वाला 4 हाथ में एक युवा महिला का चित्र, ऐसा नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट, थोड़ा सा इंटरनेट से हम उसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद दिखा रहे हैं हम आपको कि वो चित्र कौन सा था। एक मिनट रुक जाइए, तब तक आगे हम देखते रहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं इनका कौन सा चित्र है। आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे इन्होंने तो पूरे भारत को एक नारी का रूप दिया। लेकिन विवादित ये था कि यार भारत माता भले ही वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन आप भारत माता भाई एम.एफ. हुसैन, लेकिन भारत माता कहीं पे वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने उन भारत की एक प्रतिमा दिया था, भारत को एक इमेज दिया था, एक युवा नारी का 4 हाथ 1905 ईस्वी में उन्होंने बनाया हुआ था। 1905 ईस्वी में उन्होंने बनाया था और जब बंगाल विभाजन हुआ था, वो घटना शायद आपको याद हो, मतलब घटना के याद हो कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा ऐसा कौन है जो 1905 का भी जिंदा है। मैं ये कह रहा हूँ इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा भारत विभाजन की घटना 1905 में हुई थी। उसी समय अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक चित्र बनाया था भारत माता का। तो अब भारत माता का चित्र बन गया था, लेकिन ये एम.एफ. हुसैन साहब ने क्या किया, उसको सब गड़बड़ कर दिया। इन्होंने क्या किया कि उसको भारत माता के चित्र को नग्न बना दिया। तो ये तो गड़बड़ बात है। मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। चित्र आपके सामने आ रहा है। ये चित्र है, ये चित्र इन्होंने बनाया था। अब देखिए, ये भारत माता का चित्र इन्होंने बनाया था। अब बताइए इस पे विवाद होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग समझ लीजिए।
बाकायदे इन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, अगर आपको न दिख रहा मैं बता दूँ, यहाँ पे बनारस लिखा हुआ है, यहाँ पे दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पे गुजरात लिखा हुआ है। देखिए नग्न आकृति बनाया इन्होंने, यहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है। एम.एफ. हुसैन साहब ने बनाया था भारत माता का नग्न चित्र। तो खुद ही ऐसा विवादित काम करेंगे तो विवादित तो होगा ही। एक भावना है लोगों की, तो उसको आहत करेंगे तो ऐसी चीजें होंगी। चलिए, ये बातें तो थी एम.एफ. हुसैन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं अगले कलाकार के बारे में, मतलब अगले प्रश्न को लेकर के। 48 नंबर का प्रश्न हम कह रहे हैं कि 48 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। विवान सुंदरम। विवान सुंदरम का नाम आते ही हमको अमृता शेरगिल का नाम याद आता है, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ज्यादा बातें नहीं करेंगे उनके बारे में, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी ज्यादा। हाँ, तो हम कह रहे थे कि विवान सुंदरम अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा शेरगिल के लड़के थे विवान सुंदरम। इनकी पत्नी का नाम गीता कपूर था, और ये वाली गीता कपूर नहीं जो अभी टीवी पे दिखती हैं, वो पुरानी गीता कपूर है, वो भी कोरियोग्राफर थी। ठीक है, कह रहा है कि किस कला संस्थान से इन्होंने अध्ययन किया था। विवान सुंदरम ने भी वहां के शांति निकेतन में इन्होंने भी चित्रण किया है। ठीक है, तो विवान सुंदरम किस कला संस्थान में अध्ययन किए थे, तो इन्होंने अध्ययन किया था ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में। बड़ौदा से कौन कलाकार संबंधित था? NS बेंद्रे। ठीक है, तो याद कीजिएगा, इसी तरीके से याद कर लेते हैं चीजों को। तो ये किससे संबंधित थे? ललित कला संकाय से। इनका जन्म 1943 ईस्वी में हुआ था शिमला में। अब शिमला में क्यों होगा? क्योंकि अमृता शेरगिल वहीं पे रहती थी, उनकी बहन भी वहीं पे, सब लोग तो वहीं पे रहेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है अपनी आकृतियों में बिंदी का प्रयोग, बिंदी के प्रयोग के लिए कौन जाना जाता है? तो भारती खरे अपनी आकृतियों में बिंदी के प्रयोग के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, 50 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि सत्यजीत रे की फिल्म इनर आई किससे संबंधित है? हम लोगों ने देखा विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाई हुई थी। कह रहा है बिंदु श्रृंखला, बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो इसको बनाया था सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने बिंदु श्रृंखला का चित्र बनाया था। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथा है सतीश गुजराल की, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल। ये चित्रग्राफर मतलब चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे, और बड़ी बात ये वास्तुकार भी थे। और भारत में बेल्जियम जो बेल्जियम को दूतावास है दिल्ली में, उसके वास्तुकार यही थे सतीश गुजराल साहब। इनका जन्म 1925 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था, बाद में ये सब भारत चले आए थे। चलिए, 53 नंबर के प्रश्न कह रहा है मेघदूत चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो मेघदूत चित्र श्रृंखला को बनाया था हरिहर लाल मेढ़े ने, उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आज 53 प्रश्न ही कर पाएंगे क्योंकि अब वीडियो ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी इसको शेयर कराइए। जो भी अभी गणित का भी तो वीडियो अपलोड होने लगा है, तो गणित जो भी पढ़ते हैं उनसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर आप लोग करा दीजिए, उसके बाद हम आपसे नहीं कहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।